गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 डायमेंशन में किस तरह हम लोग अप्रोच रखेंगे वेक्टर का। और जो यूनिट वेक्टर हम लोग जो बताए थे कंसेप्ट कि कोई भी वेक्टर को अगर उससे मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये सिर्फ हमको डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड 1 देता है। तो इसको ये कंसेप्ट को हम लोग ले करके किस तरह हम लोग 3D जो 3 डायमेंशन है उसको समझने का जो अप्रोच है उसको किस तरह हम लोग क्रिएट करेंगे दोस्तों, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि वेक्टर हम लोग समझ गए क्या चीज़ है। पीछे लेक्चर मैंने करीब 5 लेक्चर इसका बना चुका हूँ वेक्टर का। वेक्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5। ठीक है, तो ये लेक्चर 6 है। और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे 12th में अगर जाकर क्या अगर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप 12 जाओगे सीधे इंटर पढ़ने के बाद, 11 पढ़ने के बाद, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक ही चीज़ में जब हम वेक्टर स्टार्ट किए तो भैया वेक्टर कंप्लीटली बढ़िया तरीक़ा से एक बार समझ जाओ। क्योंकि एक बार जब वेक्टर बढ़िया तरीक़ा से अगर समझ जाओगे, ठीक है, तो फिर आप जब 12 जाओगे, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और दूसरा क्या है कि आपका अगर 11th में ही अप्रोच अगर बढ़ जाएगा कि हम 3D डायमेंशन का जो वेक्टर है, 3D डायमेंशन जो है वो अगर आप उसका अप्रोच अगर आप 11th में ही रख लोगे तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। SC वर्मा भी सॉल्व करने में आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ और इससे एडवांस बुक अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपका अप्रोच थोड़ा हाई रहेगा और समझ में भी आएगा। स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, मन लगा रहेगा, इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फिडेंस लगेगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा भैया तो आप कोई भी काम को आप करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी मिलेगा यार, आपको थकान ही नहीं महसूस होगा। एनर्जी कब मिलेगा? एनर्जी कब मिलेगा? सोचिए, एनर्जी कब मिलेगा? जब आपको समझ आएगा और आपको आगे का चीज अगर आपको समझ आ रहा है तो भैया और एनर्जी मिलेगा। इसलिए मैं जितना ये सेशन चला रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी मैथ्स का डाल रहे हैं, कभी केमिस्ट्री का डाल रहे हैं, तो भैया कभी वेक्टर का डाल रहे हैं, कभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डाल रहे हैं। तो भैया ये हम डाल इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग को मतलब अप्रोच पता चल सके कि किस तरह से इंजीनियरिंग में भी ये किस तरह से अप्लाई है, किस तरह से ये केमिस्ट्री में भी ये अप्लाई है, किस तरह से ये फिजिक्स में भी अप्लाई है, किस तरह से ये मैथ्स में भी अप्लाई है। अगर आप ये जो वीडियो सारा अगर हम जो डाले हैं तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि भैया सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है। और अगर आप जोड़ लोगे इस तरह से तो फिर आपको हर चीज़ आसान लगने लगेगा। फिर इसलिए मैं जो चीज़ जुगाड़ चाहिए, जो चीज़ बच्चों को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड इफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा उसको तकलीफ लगता है और ज़्यादा समय उसमें स्पेंड हो जाता है, मैं वही चीज़ का वीडियो आप लोग को इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश मैं करता आ रहा हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को अगर ये लग रहा होगा कि भैया ये अलग अलग टाइप का वीडियो क्यों डाल रहे हैं, ठीक है, तो भैया उसका यही मतलब है। ठीक है, और फिलहाल मैं कल नहीं डाल पाया क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, इधर रांची में बहुत ज़्यादा काफ़ी हो रहा था। तो इस पैनल को इधर पानी थोड़ा सा ये पस रहा था दीवार, तो हमको इसे उतार करके रखना पड़ा था। इसलिए दोस्तों ये हम पीछे वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन मेरा लगातार एफर्ट रहेगा। और हमेशा अगर बाय द वे कोई अगर ऐसा इशू आ गया तभी हम नहीं डाल पाएंगे वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब हम साइड हो गए हैं इस चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए। और जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 3D डायमेंशन में किस तरह से अप्रोच रखेंगे हम, जो वेक्टर जितना हम पढ़ा है वो सफिशिएंट है किसको अप्रोच रखने के लिए। और फिजिकल मीनिंग के साथ हम समझाएंगे कि 3D डायमेंशन में क्या क्या चीज़ आता है, उसको हम किस तरह से कैच करें, किस तरह से क्या क्या चीज़ उसमें आता है। डायरेक्शन कोसाइन आता है, डायरेक्शन रेशियो आता है, और जितना सारा हम लोग अभी वेक्टर पढ़े हैं उसके माध्यम यूनिट वेक्टर पढ़े हैं उसके माध्यम से हम किस तरह से उसको अप्रोच लगाएं और वो क्या आगे दिया हुआ है, यही बेसिक चीज़ का
सहारा लेकर के वो थोड़ा सा इन्हांस किया हुआ है। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे, क्लास जाओगे तो वही चीज़ थोड़ा सा इन्हांस करता है, फिर आगे जाओगे फिर इन्हांस करता है। और वही अप्रोच अगर आपको पहले अगर आ जाएगा तो भैया फिर आपको उसमें मज़ा आएगा यार, समझ में आएगा। फिर आपको ट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही सारा चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड बुक में अवेलेबल है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। फिर कोई तीसरा बोलेगा यार तू इतना तेज है, तो कुछ नहीं होता है तेज वेज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये गौर से देखिए इसको। ठीक है, देखिए इसमें मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखिए ये देखिए, इसको गौर से देखिए। ठीक है, ये क्या है? कोई वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर हम बता दिए थे। ठीक है, आई जे के क्या है? ठीक है, वो एक्स एक्सिस को डिनोट आपको बता रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। और जे क्या है? वाई एक्सिस को। और के क्या है? वो डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? आपका जेड एक्सिस की ओर। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 जो दिखा रहा था, ये क्या है? 5 ये यूनिट है। क्या है? 5 यूनिट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है, वाई एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट लेंथ है, और 3 यूनिट किधर है? जेड एक्सिस के अलोंग। मान लीजिए कोई अगर ये है, मान लीजिए कोई पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट है यार, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो अगर यहाँ से हम क्यूब अगर बनाए हैं, वहाँ से एक ओरिजिन मतलब जो दीवार है, कॉर्नर है, वहाँ से एक अगर हम एक पॉइंट वहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक एक्स है, वाई है, और एक्स जेड प्लेन में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपका वो एक्स और जेड और वाई डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो एक क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा। देखिए इस तरह आपका क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब बन जाएगा, ये पॉइंट P है, तो ये जो P पॉइंट है, ये इसका कुछ एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा। तो भैया ये क्या है? वो एक्स एक्सिस ही है। ये एक तरफ समझिए 5 है, 2 है, 3 है, क्या है? कोऑर्डिनेट है। लेकिन सिर्फ ये चिपका दिए, क्या एक डायरेक्शन बता रहा है भैया कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप 5 यूनिट बढ़िए, वाई एक्सिस के अलोंग आप 2 यूनिट बढ़िए, और जेड एक्सिस के अलोंग आपका 3 यूनिट बढ़िए। तो इससे क्या होगा कि एक कोई पी पॉइंट होगा ना। ठीक है, तो वो पॉइंट होगा, तो ये आपका क्या हो गया? ये पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये है, तो ये तो हमको पता चल गया कि ठीक है, यहाँ एक्स है 2, एक्स है 5, वाई है 2 और 3 आपका क्या है? जेड है। ये हमको पता चल गया, ये तो सिर्फ पता चल गया। लेकिन हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको दिखाना होगा ना जी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, मतलब वेक्टर फॉर्म में, ये मान लीजिए यहाँ से है, ये मान लीजिए डिस्टेंस ये आर है, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। तो जब वेक्टर आ गया तो वहाँ आई जे के एक डायरेक्शन रहना जरूरी है। सिर्फ 5, 3, 2 जो था उस डायरेक्शन नहीं शो कर रहा था, हम इसको वेक्टर बना रहे हैं। तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? आर है। लेकिन आर वेक्टर हो गया मतलब क्या है? ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर हो गया, मान लीजिए एक कोई पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर है, इसको हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बताए थे? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बताए थे दोस्तों? देखिए गौर कीजिए, क्या कि मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन देता है। मैग्नीट्यूड 1 सिर्फ डायरेक्शन देता है, सिर्फ डायरेक्शन। अरे यार सिंपल समझिए। देखिए अगर मान लीजिए हमको जाना है किधर? मान लीजिए हमको राकेश का घर जाना है, तो मान लीजिए यहाँ राकेश का घर है, ये कुटिया है, राकेश घर है। मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमें जाना है, तो भैया हमें क्या, हम अगर सिर्फ ये अंगुली से इशारा कर देंगे भैया घर उधर, अगर हम किसी को बता रहे हैं भैया उसका घर किधर है, तो कोई जरूरी नहीं ना यार कि हम अपना अंगुली को खींच करके दिखाएंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ करके कि भैया वो घर है उसका। मेरा ये एक अंगुली ही काफी है। क्या है? मेरा एक ये अंगुली ही काफी है कि भैया ये इस डायरेक्शन में। अच्छा, समझ जाएगा अगला, समझ जाएगा। तो एक अंगुली मतलब क्या? कुछ लेंथ होगा, यूनिट लेंथ, वही काफी है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं यार कि हम इसको खींच के बताएंगे, इतना लंबा लेंथ पूरा अंगुली खींच लेंगे, ड्रा पूरा खींच लेंगे, इतना लंबा कर लेंगे और बोलेंगे भैया ये आपका घर है, तो जरूरी नहीं है। तो यही क्या हुआ? आपका यूनिट वेक्टर हुआ। क्या? कुछ मैग्नीट्यूड है 1 और एक डायरेक्शन दे दी।
जैसे कि अब हम बता रहे हैं कि जो आपका सब्सक्राइब बटन है वो किधर है, इधर है, इधर है, या इधर है, नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बता रहा है, दिशा बता रहा है भैया किधर है, इधर है, नीचे है, नीचे रेड बटन है, उसको क्लिक करें सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये क्या है, डायरेक्शन दे रहा है। तो बस वही चीज है भैया यूनिट वेक्टर। हाँ, अब इसका इन्हांस रूप अगर हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से 3D डायमेंशन में हम इसको समझें वेक्टर के रूप में, वो क्या आगे अप्रोच कहाँ ले जाना चाह रहा है, तो उसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये तो था, इतना सारा मैं पीछे बता दिया था, अब हम इससे आगे ले जा रहे हैं, अब हम इससे अप्रोच आगे ले जा रहे हैं, और आगे का अप्रोच किस तरह से रखना है उसके और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये तो ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ आ जाता है सबको कि भैया हाँ ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले मोड निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकाल दिए भैया, तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो कितना आया इसका, ये। अब देखिए ये पोजीशन वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखिए गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये जो होता है स्क्वायर जो हम लोग कर दिए, क्या ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट है ना भैया, ये एक्स है, ये वाई है, वाई में कितना यूनिट लेंथ है, और ये जेड है। करने का मतलब क्या, अगर मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है, कोई अगर आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे आर, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इसको लिख देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका था अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, मॉड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो कैसे होता है, देखिए यही था आर, ये पोजीशन वेक्टर ना भैया, ये आर था। तो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो ध्यान देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये ट्रेंगल मान लो, ये ए ओ ए, ये मान लो हम बी मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ओ ए और बी का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री है, मान लो ये जेड है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। तो ई वाला प्लेन हुआ क्या, जेड एक्स प्लेन हुआ। तो देखिए ये ओ जो है, ओ बी, वो परपेंडिकुलर किधर है, जेड एक्स प्लेन में है। देखिए 90 डिग्री है, तो ये ट्रेंगल हम देख सकते हैं। तो एक ट्रेंगल हम इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, ये आर था, और ये जो हाइट था, ये हाइट यही ना वाई है दोस्त, यही ना वाई है, देखिए ये, तो वाई हम इसको वाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे जो ये है, यही ना ये है, देखिए ये ओ बी जो है, यही ओ बी है, और ये ए है। तो ओ बी हम पहले कैसे निकालेंगे, देखिए ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है, ये जेड है। अगर ये जेड है, ये अगर जेड है, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री रहता है, स्क्वायर ना है, पूरा क्यूब ना है, तो भैया एक दूसरे से हर ये 90 डिग्री रहेगा ना, स्क्वायर है ना नीचे बेस में, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये अगर जेड है तो इसके पैरेलल ये होगा, तो ये भी एक्स होगा। तो ये जेड है, ये एक्स है, तो अगर कोई स्क्वायर है, बाय द वे अगर ये स्क्वायर है, अगर ये जेड है, ये एक्स है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ये कर्ण होगा। तो ये कर्ण इसको क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट होगा ये, या तो हम इतना हो जाएगा। तो ये जो लेंथ होगा, दैट मीन्स ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट। ये वाला डिस्टेंस मिल गया हमको, ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमको ये पता चल गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और ये वाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आर हाइपोटेनस है, तो आर हाइपोटेनस है तो यही तो निकालना है। तो एच बराबर क्या होगा, ये ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना है दोस्त, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ओ बी कितना है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या, रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया दोस्त। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए यही तो आर था, तो आर ओ ए स्क्वायर उधर जाके रूट में आ जाएगा, तो ये आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। तो ये तो था दोस्त। आ गया, ये क्लियर हो गया ये आर मैग्नीट्यूड, यही आर। अब आपको फील होना स्टार्ट हो गया हो कि ये आर है क्या। कोई पॉइंट है अगर, तो वो पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो वो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये था आपका आर, तो ये आर हमें मिल गया, ये आर मिल गया। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड मिल गया, तो ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर आगे जा रहा है दोस्त, ये बहुत बड़ा है। यूनिट सिर्फ हम यूनिट, जितना यूनिट लेंथ है उतना ही तक क्यूब बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ, ये वेक्टर सिर्फ है, इसका मतलब आगे जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो सिर्फ अब क्या बचा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बचा मतलब क्या है, सिर्फ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड कितना, 1। कितना है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है। तो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब ये जो अब आपका ये जो रहा, अब ये यूनिट वेक्टर रहा, ये जो गया है ना आर वेक्टर या ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर रहा, मतलब इतना ही लेंथ, कितना, 1। ठीक है, तो ये रहा आपका 1, सिर्फ ये दिखा रहा। तो अब इसको क्या किए, जो वेक्टर था उसमें बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। तो अब देखिए, ये देखिए, इसको गौर से कीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, उतना बाय उतना, उतना बाय उतना, उतना बाय उतना। तो ये जो है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है दोस्त, ये समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये क्या मीनिंग है इसका, ये क्या कहना चाह रहा है। यही है दोस्तों, यही तो है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। यही ये देखो, आई का जो कोएफिशिएंट है, जे का जो कोएफिशिएंट है, जब हम यूनिट वेक्टर निकाल दिए कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है दोस्त, ये क्या है, वही यूनिट वेक्टर है। इसको आर वेक्टर बोल सकते हो, कोई भी कुछ भी समझो, ये यूनिट वेक्टर है ये। तो यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 यूनिट है। और क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, सिर्फ उसका क्या है, डायरेक्शन है। क्या है, एक डायरेक्शन है कि भाई हाँ 1 यूनिट है, कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो अब हम ये क्या चीज दिखा रहा है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यही, इसी को बोलते हैं हम लोग एल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एन, इसको बोलते हैं एल इक्वल टू कॉस अल्फा, और ये क्या है, कॉस बीटा, और ये आपका कॉस गामा। मतलब क्या, देखिए यही जेड एक्सिस के साथ जो है एंगल जो बना रहा है ना, पोजीशन वेक्टर है भैया, ठीक है, वो जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा ना, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, और उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। तो ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, वो अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ ये अगर गामा बना रहा है, देखिए ये गामा है जेड के साथ, एक्स के साथ अल्फा है, एक्स के साथ अल्फा है, वाई के साथ क्या है, वाई के साथ क्या है, बीटा है दोस्तों। तो क्लियर हो गया। तो ये जो है यही है डायरेक्शन, ये कॉस अल्फा है, ये क्या है, कॉस बीटा है। तो इसका मतलब कॉस अल्फा है क्या, तो कॉस अल्फा क्या है, ये जो है कॉस अल्फा क्या है, ठीक है, प्रोजेक्शन है। यानी कि ये क्या है, कॉस अल्फा है, किसका, जो यूनिट वेक्टर है उसका ये प्रोजेक्शन है। यानी x इक्वल टू एल आर, तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए x इक्वल टू एल आर, तो l क्या है, कॉस अल्फा है, तो कितना हो जाएगा, r कॉस अल्फा। ठीक है, आया ना x, देखिए ध्यान दीजिए, l क्या है, कॉस अल्फा है, तो x इक्वल टू कितना होगा, एल आर। ठीक है, ध्यान दो, ये जब पढ़ोगे 12 तब ये समझ में आएगा बढ़िया से। तो देखिए, यानी ये जो सिर्फ दिखा रहा है, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है, किसका, 1 यूनिट का। 1 भैया ये लेंथ जो है ये 1 है, तो इसका अगर प्रोजेक्शन डालोगे किधर, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में जो है वो कितना वैल्यू दिखा रहा है, इतना। कहीं कोई भी पॉइंट होगा ना जी, कहीं भी होगा मान लीजिए, तो उसका सारा केस तो ये आ गया हमको, वहां से यहां तक का लेंथ कितना, यूनिट वेक्टर मतलब 1, और डायरेक्शन दे रहा है, हाँ भैया इसकी ओर है, कोई पॉइंट है मतलब इस पॉइंट की ओर आ रहा है, मतलब ये पॉइंट डिफाइंड है। तो भैया ये पॉइंट तक आ गया यहां पर, तो भैया वो जो
टकरा, मतलब एक्स एक्सिस में अगर हम इसको गिराएंगे, अगर अल्फा एंगल बनाए, कुछ तो एंगल बनाएगा ना, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस में अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे और अगर ये लाइन जो पोजीशन वेक्टर है उसका अगर प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में लेंगे तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्रोजेक्शन लेने के लिए बताए थे। देखिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आर है, ये मान लीजिए आपका एक्स है, ठीक है, ये आर है ना, इसके साथ एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा होगा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा ना, एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा। तो यही है क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा, जो है ना कॉस अल्फा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। और ये आर क्या है, वेक्टर है, तो आर वेक्टर है, तो इसी का ना प्रोजेक्शन करेंगे जी। तो ये आर का वैल्यू जो ये लेंथ था पोजीशन वेक्टर, वो मेरा कितना था, 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 कॉस अल्फा हो जाएगा ना, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू है ये 1 कॉस अल्फा, इसी का वैल्यू ये है आपका 5/√38, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वही कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना से कितना तक लाइज करेगा, मैक्सिमम कहां से जाएगा जी, -1 से +1 तक जाएगा, उतना ही जाएगा ना, यानी 1 से कम ही रहेगा ना, 1 से कम ही रहेगा। तो इसका जो वैल्यू है 5/√38, वो कितना 1 से एग्जैक्टली कम ही आएगा ना, कम ही आएगा। तो देखिए इसका समझ आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं यही कॉस अल्फा है। फिलहाल कॉस अल्फा अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये 1 है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस अल्फा, एक्स इक्वल टू एल आर। देखिए वो तो हम नाम दे दिए कि चलो इसको क्या लिखते चलेंगे, आर कॉस अल्फा, इसलिए इसको एल दे दिए, ये आर हो गया, एक्स इक्वल टू एल आर, एल आर। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, उसी तरह मान लो हम एक राइट एंगल जेड में भी परपेंडिकुलर डालेगा ना, ये आर है, मान लो ये आपका जेड है, तो ये कितना चाहेगा, जेड इक्वल टू, ये जेड के साथ कितना बना रहा था, गामा बना रहा था, तो क्या होगा, जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस गामा हो जाएगा, आर कॉस गामा हो जाएगा। तो ये आपका ये हो गया क्या, कॉस गामा हो गया क्या, आर, एल एम एन, ये क्या होगा, यही हो गया एन, यानी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी जेड इक्वल टू एन आर। और एक क्या बचा आपका, और एक ट्रेंगल आपका बचा, मान लीजिए वाई होगा ये, तो ये बीटा बना रहा है, तो वाई इक्वल टू कितना होगा, आर कॉस, वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, तो ये क्या हो गया, एम हो गया, यानी एम आर हो गया, वाई इक्वल टू एम आर हो गया। ये सब पढ़ोगे आप 12th में, तो क्यों पढ़ा जा रहा है 12th में, आप समझ आ रहा होगा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। और यही अप्रोच जब जाओगे वहां, फिर आपको इक्वेशन बनाओगे, तो इसी सब का यूज होगा, इसी सब जुगाड़ का यूज होगा दोस्तों फिर। तो ये था जुगाड़, ठीक है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर ये कितना है, 1 है, मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर ना आ गया दोस्त, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, मतलब यही पोजीशन वेक्टर ये आर, इसका लेंथ कितना 1 है। तो इसका जब प्रोजेक्शन करेंगे, देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, पोजीशन वेक्टर है तो एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल ये बना ना, ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ, देखिए एक ट्रायंगल बना, ओ ए मान लो सी है, तो बना ना। तो इसका अगर हम 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण का प्रोजेक्शन करेंगे, ये अल्फा है, तो बताया था ना, ये अगर भी है ये, तो कितना होगा अल्फा, तो ये भी कॉस अल्फा होता है ना प्रोजेक्शन, सीयूजी फार्मूला बताया था ना, देखिए कहां अप्लाई हो रहा है दोस्त, बी, ये बताया था ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए कितना यूज हो रहा है। ये आर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन कितना होगा, आर कॉस अल्फा, तो वही तो कॉस अल्फा है। तो आर तो आर क्या है, आर मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कितना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकल गया ना, यहां निकाल दिया यूनिट वेक्टर, तो यानी ये क्या इतना है, 1 का क्या है, 1 का मान लीजिए 1 है, तो ये तो ऑलरेडी वो कम है ना, होगा कर्ण सबसे ज्यादा, हाइपोटेनस तो सबसे ज्यादा रहेगा, तो ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस के अगर हम यूनिट लेंथ देख रहे हैं तो 1 से कम ही रहेगा, 1 से। तो ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, आपका 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, ये भी 1 से कम आएगा, मतलब ये सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब 1 का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, ये बता रहा है, 1 का वाई एक्सिस के अलोंग क्या प्रोजेक्शन है,
और ये बता रहा है 1 का जेड एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन क्या है, मतलब छाया, वही पोजीशन वेक्टर जो था उसी को छाया क्या बन रहा था। तो छाया वाला कंसेप्ट हम बताए थे कि अगर ये है, अगर इधर हम टॉर्च मार रहे हैं, जला रहे हैं, तो यहां अगर हम छाया देखेंगे भैया, तो ऊपर से अगर टॉर्च जला रहे हैं तो ये छाया, इसका छाया यही दिखेगा ना, और इधर से अगर कोई चीज छाया मारेंगे तो इसी का छाया देखते हैं, तो इसका छाया कहां दिखेगा, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये था मेन क्या कंसेप्ट है, क्या फिजिकल मीनिंग है यूनिट वेक्टर का, और किस तरह से हमें अप्रोच रखना है आगे को समझने के लिए। तो ये कंसेप्ट था, ये आप नोट कर लीजिए या रिव्यू करके आप देखिए, उसके बाद फिर से दोबारा फिर हम नया वीडियो लाएंगे, और इसके बाद हम 3D डायमेंशन में किस तरह से हम इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर कुछ नहीं भैया, वेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सबका एक समझिए लैंग्वेज है, सब अपना अपना लैंग्वेज में बात कर रहा है भैया। कोई बोल रहा है मेरा लैंग्वेज अच्छा है, मेरा लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है, तो जनता तो किसको कौन सा लैंग्वेज पसंद, जो जिसको आसान लगेगा उस लैंग्वेज को वो यूज करेगा, या जहाँ रिसर्च का बात आता है वहाँ जो चीज़ का लगता है कि नहीं इसको यूज करने से हमें आसान होगा, कम समय लगेगा, तो वहाँ उस चीज़ को उसके अनुसार से यूज किया जाता है। तो ये अप्रोच है दोस्त। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अलविदा लेता हूँ आप लोग से, और मैं फिर इसी टाइप का जो समझाया मैंने किस तरह से इंटरप्रेट करके आगे भी मैं अगर पढ़ाऊंगा, आगे भी जो मैं समझाऊंगा वो भी मैं इसी तरह से लिंक करके समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अप्रोच कुछ बेनिफिट आपको दे रहा है, तो दोस्त प्लीज़ आप जुड़े रहिए इस वीडियो में, चैनल में, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हो सकता है तो, और अगर मन ना करे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा इशू लग रहा है तो प्लीज़ डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए। अगर ऐसा इशू लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हम बताएं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सुधार कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या इशू है, क्या चीज़ है, हम आप लोग से डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए ओके बाय।